ऋषभ गुस्से में होटल के अपने रूम के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो लॉक खुला ही नहीं। ऋषभ ने फिर से लॉक खोलने की कोशिश की पर लॉक नहीं खुला। ऋषभ ने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी और मैनेजर को कॉल किया। जी ऋषभ सर। दूसरी ओर से मैनेजर ने फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा। ऋषभ ने गुस्से में पूछा, ये मेरे रूम का लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? किसी को जल्दी भेजो। ये सुनकर मैनेजर ने झेपते हुए कहा, रूम का लॉक चेंज कर दिया गया है सर। तो रूम की नई चाबी भेजो राइट नाउ। ऋषभ गुस्से में चीखा। मैनेजर ने झेपते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, पर करण सर ने आपको इस रूम की चाबी देने से मना कर दिया है। ये सुनकर ऋषभ शॉक्ड हो गया। उसने हैरानी से मैनेजर से पूछा, क्या कहा तुमने? मैनेजर ने डरते हुए जवाब दिया, जी वो करण सर ने आपका सामान दूसरे रूम में रखवा दिया है और कहा है कि आपके इस हनीमून स्वीट में रहने से इस होटल का हर रोज़ 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और ये भी कहा है कि इतना कहकर मैनेजर चुप हो गया। और क्या कहा उसने? ऋषभ ने गुस्से में पूछा। मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषभ गुस्से में चीखा, और क्या कहा उसने? मैनेजर ने डरते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जाने के बाद भी इस रूम में आपका सामान पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये रूम किसी को दे नहीं पाते। इसलिए आपका सामान उन्होंने नीचे लॉबी में बने एक कमरे में रखवा रखा है और कहा है कि अब आप ज़िंदगी भर वहाँ मुफ्त में पड़े रह सकते हो। और ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ एक गिलास पानी भी मंगवाइए तो उसका भी बिल आपसे लिया जाए। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और बहुत ज़ोर से अपना फ़ोन खींचते हुए कहा, रूम के दरवाजे पर दे मारा। बहुत पछताएगा तू करण, बहुत। पिछली बार तू मेरे वार से बचकर संभल गया था, पर इस बार ऐसा वार करूँगा कि तुझे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। सामने से वार करने पर तो तू संभल जाता है, पर पीठ पर वार करने से तुझे चोट ज़रूर लगती है। इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा खतरनाक खेल खेलूँगा तेरे साथ और तुझे उठकर खड़े होने का मौका कभी नहीं दूँगा। इसलिए आज मुझे चुप रहना होगा। इतना कहकर ऋषभ ने अपना टूटा हुआ फ़ोन उठाया और उसमें से सिम कार्ड निकाला। उसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आया और रिसेप्शन पर आकर बोला, तानिया रूम नंबर 101 मेरे नाम से बुक करो। तानिया ने हैरानी से पूछा, पर सर उस रूम में तो आप ही रहते हैं। तानिया ने इस सवाल पर ऋषभ को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुमसे जितना कहा है उतना करो। 3 महीने के लिए ये रूम मेरे नाम पर बुक करो। तानिया ने सिर हिला दिया और कंप्यूटर पर एंट्री करने लगी। तभी वहाँ मैनेजर साहब आ गए। तानिया ने ऋषभ को चाबी देते हुए कहा, ये आपके रूम की चाबी। ऋषभ ने चाबी लेते हुए मैनेजर से कहा, मेरा सामान फिर से मेरे रूम में भिजवाओ। इतना कहकर ऋषभ जाने लगा, पर कुछ कदम चल कर रुका और उसने पलट कर पूछा, वैसे पेमेंट कैश करना है या डिजिटल पेमेंट चलेगा? जो भी आप चाहें सर, मैनेजर ने झेपते हुए कहा। ऋषभ फिर से रिसेप्शन पर आया और उसने वहां रखा क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट करके चला गया। मैनेजर ने मन ही मन खुद से कहा, ये ऋषभ सर को हुआ क्या है? करण सर ने सीधे इनके ईगो पर वार किया और इन्होंने बिना कुछ कहे उनके वार को खामोशी से सहन कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? जहाँ तक मैं ऋषभ सर को जानता हूँ, अगर कोई उन्हें एक अंगुली भी दिखा दे तो वो उसका हाथ काट दे। और करण सर ने तो उनकी इतनी इंसल्ट की है, फिर वो चुप कैसे रह सकते हैं? ऋषभ हाथ में शराब की बोतल लिए फिर से अपने कमरे में आया और रूम की खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाटल का ढक्कन खोला और शराब पीते हुए बोला, 3 साल पहले मैंने सीधे तेरे दिल पे वार किया था, क्योंकि मैं जान चुका था कि तू नंदिनी से बहुत प्यार करता है। मुझे लगा कि नंदिनी के अचानक से तुझसे दूर जाने का
सदमा तू बर्दाश्त नहीं कर पा सकेगा, पर तूने तो खुद को संभाल लिया और पहले से ज़्यादा खौफनाक हो गया। इस बार मैं तुझे ऐसे तोड़ूंगा कि तू इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी खुद को संभाल नहीं सकेगा। इतने टुकड़े करूंगा तेरे दिल के कि उन्हें जोड़ते जोड़ते तुझे एक जन्म कम पड़ जाएगा। खुराना कंस्ट्रक्शन की वो कुर्सी जिस पर तू बैठा है, उस पर बड़े होने के नाते सिर्फ मेरा हक था, पर तूने मुझसे मेरा हक छीन लिया। इसलिए जब तक मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं जीऊँगा। तुझे टूटते देखना मेरी ज़िंदगी का मकसद है और अपने इस मकसद को मैं पूरा करके रहूँगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। इतना कहकर ऋषभ ने शराब की बोतल को मुंह से लगाया और पूरी बोतल खत्म कर दी। तभी उसे मधु का ख्याल आया। उसने तुरंत हरीश को फ़ोन किया। हेलो सर, दूसरी ओर से हरीश ने कहा। ऋषभ ने बोतल टेबल पर रखकर रूम से जाते हुए पूछा, उस लड़की का कुछ पता चला? हरीश ने तुरंत कहा, हम उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, बहुत जल्द मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अब हम उसे लेकर ही तुम्हारे आंखों के सामने आएंगे। ऋषभ लिफ्ट से नीचे आया है और बोला, लेट्स सी कि आज वो लड़की मिलती है या फिर तुम सबकी बैंड बजती है। ऋषभ ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र होटल के बाहर गाड़ी में बैठ रही मधु पर पड़ी। तभी मधु जिस गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी चल दी। ये देखकर ऋषभ मधु की गाड़ी के पीछे दौड़ा, पर जब तक ऋषभ होटल से बाहर आया तब तक गाड़ी चली गई थी। ऋषभ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर उसे याद आया कि गाड़ी तो करण ने तोड़ फोड़ दी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में वहाँ खड़ी एक गाड़ी बहुत ज़ोर से लात मारी और होटल के बाहर खड़े गार्ड से बोला, मेरे लिए गाड़ी लाओ जल्दी। इतना सुनते ही गार्ड भागता हुआ चला गया। ऋषभ वहीं खड़े होकर गुस्से में गाड़ी का वेट करने लगा। इधर करण फार्म हाउस पहुंचते ही गाड़ी से बाहर आया और रोहित को फ़ोन करता हुआ सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। दूसरी ओर से रोहित ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, बोल। करण ने अपना कैमरा टेबल पर रखते हुए पूछा, रोहित, तुझे नहीं लगता कि कम से कम तुझे मुझे बताना चाहिए था कि तू इंदौर जा रहा है? रोहित ने अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, तूने मुझे बता कर गया था कि तू 2 दिन जंगलों में रहने वाला है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित ने कहा, करण, कल जो कुछ भी तूने मुझसे कहा है उसके बाद मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि तू अपना अतीत भूलना ही नहीं चाहता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि ये शादी ना हो। तेरे और रिधिमा के लिए यही अच्छा है। करण ने बेड पर बैठकर कहा, मुझे पता है रोहित की मेरी बातों ने तुझे बहुत हर्ट किया है, पर मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। रिधिमा और हम बचपन के दोस्त हैं और मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिधिमा हमेशा खुश रहे। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे बहुत प्यार करे, उसे खुश रखे। पर मैं वो नहीं हूँ रोहित। तेरे लौटने के बाद इस बारे में बात करते हैं। इतना कहकर रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण वहीं बैठा कुछ पल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद सोचने के बाद वो उठा और उसने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। ऋषभ गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु की गाड़ी को ढूंढ रहा था। उसने गुस्से में खुद से कहा, 2 बार वो लड़की मेरे सामने आई और मैंने एक बार भी उसे अपने फ़ोन में कैद नहीं किया और न ही उस गाड़ी का नंबर नोट किया। वो लड़की मेरे होटल में क्या कर रही थी? अगर वो यहाँ मेरे होटल में ठहरी होती तो मुझसे एक बार तो ज़रूर टकराती। दिल्ली में उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ये कभी नहीं लगा कि वो हिमाचल की है। आई एम श्योर कि वो लड़की या तो टूरिस्ट है या फिर इस शहर में किसी की मेहमान। दोनों सूरतों में उस शिमला के टूरिस्ट स्पॉट पर ही मिलेगी। वो गाड़ी शोर ही ले गई थी और ये रास्ता सीधे जाखू हनुमान मंदिर की ओर जाता है। इतना कहकर उसने गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा और गाड़ी की स्पीड और बढ़ाकर खुद से कहा, तुम कहीं भी छिपी हुई
क्यों ना हो। आज तो मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। इधर मधु और उसके सारे दोस्त जाखू हनुमान मंदिर पहुंचे। सब लोग अपनी बस से बाहर आए। उस जगह की खूबसूरती देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा ने मधु की बाह पकड़कर मंदिर की ओर बढ़ते हुए पूछा, मधु, बता ना कि तूने करण को थैंक्स क्यों कहा। मधु ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। यह सुनकर मीरा मधु के सामने आकर बोली, प्लीज मधु बता, वरना तेरे मेरे पेट में दर्द होगा। मधु ने उसे अपने सामने से हटाते हुए कहा, नहीं बताऊंगी, वरना तेरी किस्मत कनेक्शन वाली बकवास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मधु ने इतना कहा ही था कि अचानक मीरा की नज़र करण पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी से बाहर आकर उनकी ओर ही बढ़ रहा था। मीरा पलक झपकाना भी भूल गई। उसने करण की ओर देखते हुए कहा, मधु बकवास नहीं है ये, सच है ये। मुझे पता था कि तू यही कहेगी। इतना कहकर मधु ने मीरा को अपने सामने से हटाया और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मीरा अभी भी खड़ी करण को ही आते देख रही थी। करण बहुत तेजी से मीरा के पास से निकल गया। मीरा पलटकर उसे मधु के पीछे जाते देख ही रही थी कि तभी समीर ने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यहाँ क्यों खड़ी है, चल। हाँ, मीरा ने जाओ कर कहा और समीर के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मधु अकेली मंदिर के चारों ओर की खूबसूरती देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके सारे फ्रेंड भी उसके आसपास ही वहाँ की तस्वीरें ले रहे थे। कुछ देर बाद मीरा हाथों में प्रसाद की टोकरी लेकर उसके पास आकर बोली, चल दर्शन करते हैं। मधु ने मीरा की बाह पकड़ी और अपनी सैंडल उतार कर मीरा के साथ मंदिर में जाने लगी। मंदिर के अंदर करण हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तभी मधु भी अपने हाथ जोड़े करण की बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। मीरा ने प्रसाद की टोकरी जैसे ही पंडित जी की ओर बढ़ाई, उसकी नज़र करण और मधुर पर पड़ी, जो अपनी अपनी आंखें बंद किए साथ में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। ये देखकर मीरा हैरान होकर उन दोनों को देखने लगी। मधु ने मन ही मन कहा, बाबा मैं नहीं जानती कि उस रात जो हुआ वो क्यों हुआ। मैं ये भी नहीं जानती कि आपने मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा है, पर फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मैं बस आपसे यही मांगने आई हूँ कि आगे मेरा नसीब मुझे जिस भी डगर पर ले जाए, आप मेरी किस्मत बनकर मेरे साथ चलिएगा। मुझे कभी टूटने मत दीजिएगा। मैं माँ और पापा से भी सच नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता सकूं। उस रात की वजह से जो तूफान मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, उसका सामना करने की हिम्मत मुझे दीजिएगा भगवान, हिम्मत दीजिएगा। करण ने भी मन ही मन कहा, जाने अनजाने अगर मुझसे उस रात कुछ गलत हुआ है तो मेरे उस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। आप जो चाहें मुझे सज़ा दीजिए, पर मेरी गलती की सज़ा उस लड़की को कभी मत भुगतने दीजिएगा। प्लीज़ बस एक बार मुझे उससे मिला दीजिए, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर सकूं। मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकता कि अनजाने में ही सही, पर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। इसलिए प्लीज़ जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती, उस लड़की के साथ ही रहिएगा। तभी पंडित जी ने मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, ये लो बेटी। मीरा ने प्रसाद लिया। करण और मधु दोनों ने भगवान की मूर्ति को देखते हुए एक साथ अपनी आंखें खोली। पंडित जी ने मधु को प्रसाद दिया। मधु प्रसाद लेते ही पंडित जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, करण भी बिना मधु की ओर देखे पंडित जी के पैर छूने के लिए झुका। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। पंडित जी के इतना कहते ही मधु और करण दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दूसरे को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और दोनों ने झेपते हुए अपनी नज़रें फेर ली और सीधे खड़े हो गए। पंडित जी ने करण को भी प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही करण वहाँ से चला गया। ये सब देखते ही मीरा ने तुरंत हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा और फिर मन ही मन कहा, आज आपने मुझे
यही साबित कर दिया भगवान कि कहीं ना कहीं इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वरना ये बार बार यूं एक दूसरे के करीब कभी नहीं आते। मधु अभी भी हैरानी से ज्यों की त्यों खड़ी हुई थी। मीरा ने पंडित जी के हाथ से प्रसाद की टोकरी ली और मधु के पास आकर उसके कान में धीरे से बोली, मैंने कहा था ना कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। ये सुनते ही मधु ने मीरा की ओर गुस्से में देखा और बिना कुछ कहे मंदिर में रखा एक आसन उठाया और उस पर बैठ गई। मैं ये टोकरी देकर आती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चली गई। मधु ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखते हुए अपने सिर को अपने दुपट्टे से ढांका और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा बोलने लगी। करण भी हाथ जोड़े मंदिर की प्रतिमा करते हुए मधु को देख रहा था। मंदिर में बहुत से लोग हाथों में हनुमान चालीसा लिए उसका पाठ कर रहे थे। वहाँ सिर्फ मधु ही थी जो बिना किताब में देखे हनुमान चालीसा बोल रही है। मधु की आवाज़ में हनुमान चालीसा इतना मधुर लग रही थी कि मंदिर में हर किसी का ध्यान सिर्फ उसी पर था। करण ने जैसे ही अपनी 3 परिक्रमा पूरी की, वो भी एकटक मधु को देखने लगा। उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। सब अपना पाठ छोड़कर मधु को सुनने लगे। मीरा और उसके बाकी दोस्त भी वहीं बैठकर मधु को सुन रहे थे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इस श्लोक के साथ मधु ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया और अपनी आंखें खोलकर हनुमान जी के सामने अपना माथा टेका और फिर उठकर खड़ी हो गई। करण अभी भी मधु को देख रहा था। मीरा की नज़र सिर्फ करण पर थी। मधु ने अपना आसन उठाकर अपनी जगह पर रखा। जो पंडित जी ने मधु के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत मधुर आवाज़ है बेटा तुम्हारी। तुम्हारे कंठ में तो स्वयं माँ सरस्वती विराजमान हैं और तुमने तो पूरा पाठ भी बिना देखे ही बोल दिया बेटा। तभी मीरा वहाँ आकर बोली, ये तो कुछ नहीं है पंडित जी। मधु जहाँ रहती है वहीं पास के मंदिर में हर साल सावन के महीने में रामायण का पाठ होता है और जब मधु रामायण पढ़ती है तो मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है वहाँ। ये सुनकर पंडित जी ने मधु के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान जी हमेशा अपनी कृपा तुम पर बनाए रखें, सदा खुश रहो। मधु ने पंडित जी को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगी। मीरा भी उसके साथ ही परिक्रमा कर रही थी। करण ने मधु को देखते हुए खुद से कहा, तो मधु नाम है इस लड़की का। जितना मीठा नाम है उतनी ही मीठी आवाज़ भी है, पर फिर भी बदतमीज और डरपोक लड़की है। अगर आज दादी माँ और मम्मा इसके मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ सुन लेती तो बहुत खुश होती। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया। परिक्रमा पूरी करके मधु ने एक बार फिर से माथा टेका और मीरा के साथ मंदिर से बाहर आई। मधु और मीरा अपने सारे दोस्तों के साथ मंदिर के चारों ओर की खूबसूरती देखते हुए सेल्फी लेने लगे। इधर ऋषभ ने मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आने लगा। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने गाड़ी का डोर बंद करते हुए कहा, हेलो। दूसरी ओर से लकी ने होटल में ऋषभ के रूम के बाहर से पूछा, ऋषभ तू कहाँ है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। पहाड़ी पर जिन लोगों ने उस लड़की के दोस्तों की मदद की थी उनसे पता चला है कि वो लोग टूरिस्ट हैं और शिमला घूमने के लिए आए हैं। ऋषभ ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए कहा, गुड। वैसे मुझे लगा ही था कि वो लड़की यहाँ की नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो उसकी आवाज़ में मैं ये समझ चुका था कि वो लड़की शिमला की तो नहीं हो सकती। वैसे कुछ पता चला कि वो लोग आए कहाँ से हैं? नहीं, इन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर भी हम पूछताछ कर रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए, लकी ने कहा। ऋषभ ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जाखू के
हनुमान मंदिर आया हूँ क्योंकि मैंने उसे आज मेरे ही होटल के बाहर एक गाड़ी में बैठकर जाते देखा है। अपने सारे आदमियों को इस शहर के सारे टूरिस्ट स्पॉट पर तुरंत भेजो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, समझे? लकी ने सोचते हुए पूछा, ऋषभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की तुम्हारे होटल में ही रुकी हो? ऋषभ ने मंदिर के बाहर अपने जूते उतारते हुए जवाब दिया, नहीं, वो लड़की हमारे होटल में नहीं रुकी है, क्योंकि अगर वो होटल में होती तो अब तक मुझे मिल चुकी होती। इसलिए तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल कट कर दिया और मंदिर में मधु को ढूंढने लगा। मीरा अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेने में बिजी थी। तभी उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। मीरा ने जैसे ही फ़ोन देखा तो उसके डैड का फ़ोन था। मीरा ने फ़ोन कट कर दिया और फिर से सेल्फी लेने लगी। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने फिर से फ़ोन कट कर दिया और फिर से सेल्फी लेने लगी। तीसरी बार फिर फ़ोन की बेल बजी, पर इससे पहले कि मीरा फ़ोन कट करती, मधु ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, नमस्ते अंकल। कौन? मधु, मीरा के डैड ने पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, जी, मधु बोल रही हूँ। मीरा के डैड ने थोड़ा दुखी होकर पूछा, मीरा ही मेरा फ़ोन काट रही थी ना? ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, मीरा ऐसा क्यों करेगी, वो मेरे साथ ही है। ले लीजिए, बात करिए। इतना कहकर मधु ने मीरा की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, बात कर अंकल से। मीरा बिना कोई जवाब दिए जाने लगी तो मधु ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने सिर पर रखकर कहा, प्लीज़ बात कर। मधु की इस तरह हरकत पर मीरा को बहुत गुस्सा आया, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने मधु से गुस्से में फ़ोन ले लिया और बोली, जी डैड। मधु ने बहुत प्यार से मीरा के गाल को छूकर कहा, तू बात कर ले, मैं बाकी सबके साथ हूँ। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई और मीरा अपने डैड से बात करने लगी। मधु को अपने चारों ओर खूबसूरत वादियाँ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर मधु के चेहरे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र दूर घास पर चल रही ढेर सारी भेड़ों पर पड़ी। उसने भेड़ों को सिर्फ टीवी पर ही देखा था, इसलिए जब इतनी सारी भेड़ों को उसने अपने सामने देखा था तो बिना सोचे समझे और बिना किसी को कुछ बताए वो भेड़ों की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो भेड़ों के पास पहुंची, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने भेड़ों के बीच से एक मेमने को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। वहीं भेड़ों की तस्वीरें ले रहे करण के कैमरे में अचानक से एक बार फिर मधु कैप्चर हो गई। करण ने तुरंत अपना कैमरा नीचे किया तो सामने मधु खड़ी मेमने को प्यार कर रही थी। भेड़ों के बीच खड़ी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। हवा से मधु के कुछ बाल उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे मधु बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। करण एक बार फिर से भेड़ों के साथ मधु की तस्वीरें लेने लगा। उसने कुछ तस्वीरें ही ली थी कि मधु की नज़र करण पर पड़ी। उसे देखते ही मधु झेप गई और मुस्कुराना भूलकर नज़रें चुराकर करण को देखने लगी। करण ने भी अपना कैमरा नीचे कर लिया और वो भी उसे एकटक देखने लगा। तेज हवा से मधु का दुपट्टा जैसे ही उसके कंधे से हटा, करण ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। मधु ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और मेमनी को गोद में उठाकर वहाँ से भाग गई। करण ने पलटकर देखा तो मधु उसे भागती हुई नजर आई। कुछ दूर भागने के बाद अचानक से मधु के कदम रुक गए, क्योंकि उसे याद आया कि वो मेमने को अपने साथ ले आई है। मधु पलटी और करण को देखकर झेपते हुए आहिस्ता आहिस्ता फिर से भेड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगी। करण बिना कुछ कहे
चुपचाप उसे देख रहा था। मधु फिर से झुंड के पास आई और उसने घुटनों के बल बैठकर उस मेमने को फिर से झुंड में रख दिया और झेंपते हुए फिर से करण की ओर देखने लगी। करण उसे ही देख रहा था। मधु उसे देखते हुए उठकर खड़ी हुई और झेंपते हुए नजरें झुकाकर बोली, मुझे उन डॉगी से बचाने के लिए थैंक्स। ये सुनकर करण ने अकड़ दिखाते हुए बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह फेर लिया। मधु भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही करण कैमरे में मधु की खींची तस्वीरें देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर से भेड़ों की फोटो लेने लगा। इधर ऋषभ ने पूरे मंदिर में मधु को ढूंढा पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई तो गुस्से में वहां से वापस जाने लगा। ऋषभ गुस्से में अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने जैसे ही गाड़ी का डोर खोला अचानक उसकी नज़र मधु पर पड़ी। उसे देखते ही ऋषभ मुस्कुराने लगा और उसने खुद से कहा, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। इतना कहकर ऋषभ मधु की ओर दौड़ने लगा। मधु ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए खुद से कहा, मधु तुझे इस आदमी को सॉरी कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसे किसी के सॉरी की कद्र ही नहीं है। तू ही मरी जा रही थी इसे सॉरी कहने के लिए। इतना कहकर मधु ने पलट कर करण की ओर देखा तो उसे करण भेड़ों की पिक क्लिक करते हुए नजर आया। मधु एक बार फिर उसे देखने लगी। तभी ऋषभ ने पीछे से मधु के कंधे पर हाथ रख दिया। मीरा वो इतना कहकर मधु जैसे ही पलटी तो उसके सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ को देखते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे वह सब याद आने लगा जिसे वो पिछले 3 साल से भूलने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों के सामने ऋषभ का हैवानियत से भरा चेहरा नजर आने लगा। वो ऋषभ को अपने सामने देखकर हिल भी नहीं पा रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए फिर से मधु के कंधे पर अपना हाथ रखा तो मधु ने घबराकर ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटाया और 2 कदम पीछे हट गई। ऋषभ ने अपना एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसे अपने नज़दीक आते देख मधु अपने कदम पीछे लेने लगी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर बढ़ते हुए कहा, उस रात तो तुम्हें नंदिनी ने बचा लिया था पर आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। आज के बाद ये खूबसूरत चेहरा सिर्फ मैं देखूँगा। दुनिया की नज़रों से तुम्हें इतनी दूर ले जाऊँगा कि कोई तुम्हें ढूंढ भी ना सके। इतना कहकर ऋषभ ने मधु के गाल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मधु ने उसके हाथ को झटका और पलटकर करण की ओर दौड़ी। ऋषभ भी उसके पीछे भागने लगा। मधु भागती हुई भेड़ों के बीच से होती हुई करण से जा लिपटी। दोस्तों पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस कहानी को भी हम चाहते हैं अपना प्यार दीजिए। कहानी बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।